हर हाल में कोशिश करें 3 खा जाए, 4 खा जाए, 2 खा जाए, मगर अंडा ज़रूर खाएं। और एक अंडे का मास्क मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो प्लीज़ जाके एक बार देखिएगा ज़रूर। वो पूरा पाकिस्तान तो पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने ना उस पर मुझे बहुत दुआएं दी हैं, आपको अच्छा लगेगा, मैं भी यूज़ करती हूँ। और उसका जो तौर तरीका है ना वो बस सही इस्तेमाल कीजिएगा, एग्जैक्टली उसमें बताया हुआ है वो कीजिएगा, तो वो एक बार जाके यूट्यूब पर देख लें, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन आपकी ज़ाहिर जीन्स में आती है। जिन लोगों की ड्राई स्किन्स हैं, जिन लोगों को एटोपी की हिस्ट्री होती है, एक्जिमाज होते हैं फैमिलीज़ में, उनमें आगे ड्राई स्किन चलती है। तो इसी तरह ऑयलीनेस भी समझ लें उसका जीन से ताल्लुक़ ज़रूर होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जिनके पेरेंट्स में किसी एक को एक्नी है या दोनों को एक्नी है, उनके बच्चों में भी उतनी सीवियर एक्नी आने का जो है वो टेंडेंसी होती है। हाँ, सारे बच्चों को नहीं होती, लेकिन बीच में कुछ बच्चों को होती है, कुछ बच्चों को नहीं होती। मुहासों की नशोनुमा में ये जो बैक्टीरिया है ये क्या रोल प्ले करता है? देखें, जो प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीस एक बैक्टीरिया होता है जो रहता है हमारे ऑयल ग्लैंड में, और वो एक्नी की प्रोडक्शन में, इसमें इन्फेक्शन होने में, पस्टूल्स बनने में, इन्फ्लेमेशन होने में रोल प्ले करता है। तो जब हम एक्नी को ट्रीट करते हैं तो हम टॉपिकल यानी लगाने वाली एंटीबायोटिक्स और समटाइम्स खाने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी उसकी एक्टिविटी होती है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अच्छा, मुहासों में और जल्द के दीगर जो हालात होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, उनमें हम कैसे ये फ़र्क महसूस करें कि ये वाले जो एक्नीज़ हैं ये भी मुहासे हैं? नहीं, हर तरह के जो ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं वो एक्नी ही होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें स्किन पे होती हैं जैसे माइलियाज हैं या छोटे छोटे सिस्ट हैं, वो लगते कुछ लोगों को वाइट हेड्स हैं लेकिन वो वाइट हेड्स नहीं होते, वो माइलियाज होते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर ही आपको चेक करके बता सकता है कि ये आपको वाइट हेड्स हैं या माइलियाज हैं। लेकिन अक्सर लोगों को जो ज़्यादातर आपको ब्लैक हेड्स हैं, एक्नी हो रहा है, तो वो जो आपको वाइट हेड्स नज़र आएंगे वो एक्नी की ही किस्म होती है। तो एक्नी टेस्ट वगैरह भी होता है, कुछ होता है, कोई पैच टेस्ट, कोई एक्नी के लिए हमें कोई ख़ास टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्नी बेसिकली जो है वो हम देखने से हमें पता चल जाता है कि ये एक्नी है और जो है इसको ट्रीट बेसिकली करना है। और हम एक्नी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अब इस पे आ जाते हैं। देखिए, एक्नी की ट्रीटमेंट में जो है वो मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, लगाने वाली हैं, खाने वाली हैं, डिपेंड करता है सेवेरिटी के ऊपर। जैसे अगर आपको सिंपली कॉमेडोन्स हैं यानी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, कील महासे हैं, तो उसके लिए सिंपल कोई एक बेसिक फेस वॉश और 1-2 लगाने वाली दवाइयाँ हैं जिसमें रेटिनॉइड्स हैं, टॉपिकल क्लिंडामाइसिन वगैरह होती है, नियासिनामाइड है, ज़िलिक एसिड है। ये वो चीज़ें हैं जो हम सिंपल एक्नी में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को साथ बहुत ज़्यादा मोटे दाने निकल रहे हैं और ज़्यादा तादाद है और इन्फ्लेमेशन भी है यानी सुरखाई है, और कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, दाने मतलब छोटे हैं, कोई बीच में वाइट हेड्स हैं, मिक्सचर है एक्नी का, और 5-7 दानों से ज़्यादा समझ लें चेहरे पे निकले हुए हैं, बैक पे निकले हुए हैं, तो फिर हमें खाने वाली दवाइयाँ डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, इस रेंज की दवाइयाँ होती हैं ग्रुप की, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की, जो कि हम एक्नी की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अगर किसी को इनसे आराम ना आ रहा हो, हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ते हैं एक्नी की ट्रीटमेंट में। बेसिकली कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करना पड़ता है वो हम बैक ट्रैक करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्नी पे, कि समझ लें कि एक तो आपकी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है आपके ग्लैंड से, या आपका ऑयल ग्लैंड बहुत ज़्यादा थिक ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली स्किन से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, या हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन ने अपना हर महीने टर्नओवर होती है। हमारी जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है, अल्लाह ताला ने कुदरत ऐसी रखी है कि हमारी स्किन ने जो आउटर सेल्स हैं वो शेड होने हैं। ठीक है, तो अगर वो शेड ना हो रहे हों या ज़्यादा शेड होने लग जाएं तो उसमें भी डिफरेंट स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। तो पोर्स ब्लॉक होने का एक रीज़न ये होता है कि हमारा एपिडर्मल टर्नओवर जो है स्किन का वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे पोर्स ब्लॉक हो गए। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट करना है जिसमें ऑयल की सिक्रीशन को हमने थिन करना है, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है, हमने इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। और अगर किसी भी यानी सिंपल दवाइयों से आराम ना आ रहा हो, लगाने वाली और खाने वाली, तो फिर ओरल आइसोट्रेटिनोइन एक स्ट्रॉन्गर दवाई है जो विटामिन ए डेरिवेटिव होता है, उसके साथ तकरीबन 100% एक्नी का परमानेंट इलाज किया जा सकता है। मैंने आइसोट्रेन खाई थी तो मेरी बॉडी ना फुल बहुत ड्राई हो गई थी, हाथ मुंह, मुझे 2 डब्बे खाने थे जो डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे, और कराची में होते थे डॉक्टर खिलजी, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड की थी। अब मेरी पूरी बॉडी इतनी ड्राई हो गई थी, ऑल्दो एक्नी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी उससे। अच्छा, साथ साथ स्किन भी गोरी हो गई थी। मैं बहुत डरी हुई थी जब उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, तो मैंने उनको ये बोला था कि मेरी स्किन डार्क ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली जो अब एक्नी की दवाई लगाते हैं, चाहे टी ट्री ऑयल हो, ये हो, वो जगह पैच थोड़ी सी डार्क हो जाती है क्योंकि वो पील ऑफ होती है थोड़े टाइम के लिए।
बाद में अपना रंग पकड़ती, तो मैं ही कहती थी कि गोलियाँ ऐसी ना हो कि जिससे मेरी स्किन डार्क हो जाए, तो उससे मेरी स्किन बल्कि के फ्रेश भी हो गई थी। मैं इसको प्रमोट नहीं करी, मेरे कहने पे खाना ना शुरू कर देगा। नहीं, वो ऑरल आइसोट्रेटिनोइन आपको डॉक्टर के मशवरे के बगैर डॉक्टर वही खानी है भाई, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैं तो कुछ जहर खाने को बोलती हूँ, आप खाना शुरू कर देते हैं, वो मैंने खाई थी भाई, आपने नहीं खाई। वो डॉक्टर की तशख़ीस और प्रॉपर इलाज के साथ जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। वो समझ लें एज अ लास्ट रिजॉर्ट है। किसी को बहुत सिवियर एक्ने हो और किसी और मेडिसिन से वो ठीक ना हो रही हो, या बहुत पेनफुल और बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत निशान छुट रहे हैं, तो फिर उस दवाई को यूज़ करते हैं। वो भी डॉक्टर से पूछ के स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविजन उसको यूज़ करना होता है, क्योंकि मैरिड ख़वातीन उसको अगर खुदा न खास्ता उसको खाते हुए प्रेग्नेंट हो जाएं तो बेबी में 100% चांसेस हैं बर्थ डिफेक्ट के। इसलिए जिनकी बच्चियों की शादी होने वाली हो या जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, उनको बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के, बग़ैर गाइडेंस के, उनकी अंडर सुपरविजन इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना होता। इसलिए मैंने कहा क्लियर कर दूं भाई। एक कॉल है, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुबना है, लाहौर से। लुबना जी, लुबना जी क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे स्किन जो है ना उसको टाइट करने के लिए कुछ बता सकें। मेरी एज 45 है और स्किन जो है ना वो मेरी नीचे को झलक रही है, आंखों के ऊपर वाली जो स्किन है वो भी, और ना इसके लिए टाइटिंग के बारे में मुझे पूछना है। आपकी एज क्या है डॉक्टर साहब, आपको ये भी बता दें? 45। इतनी एज तो नहीं है, इसमें ढलकना तो नहीं चाहिए स्किन, इतनी जल्दी क्यों डॉक्टर साहब? अब प्लीज़ बात कीजिएगा उनसे आप खुद। अच्छा, आपने कोई वेट लॉस वगैरह तो नहीं किया जिसके बाद आपको लगा कि आपकी स्किन लूज होनी शुरू हो गई है, या रूटीन में जो मैंने किया था एक दफ़ा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि उससे मेरा पूरा जिस्म, मेरे स्किन, चेहरा सब कुछ ना तो बहुत ज़्यादा ना हो गया था। उसके बाद मैंने वो डाइट छोड़ दी। वैसे अपने आप को मैं मेंटेन रखने के लिए कुछ करती रहती हूँ। ठीक है, देखिए मोस्टली जो एंटी एजिंग के लिए, ज़ाहिर है मैंने आपको देखा नहीं, आपकी स्किन असेस नहीं की, तो बहुत ज़्यादा कुछ बताना जो है वो शायद मुनासिब नहीं होगी। लेकिन जो दो चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, वो एक तो ये है कि सन ब्लॉक आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जो कि मिनिमम SPF ऑफ 30 हो और जिसमें UVA और UVB प्रोटेक्शन हो। आप घर से बाहर निकलें या ना निकलें, आपको सन ब्लॉक जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सुबह लगा लें, क्योंकि दिन में अगर हम घर में भी हैं तो ज़ाहिर है घर से बाहर निकलना, खिड़की से अंदर धूप आती है, आप थोड़ा सा सहन में जाते हैं, अंदर आते हैं, किचन में जाते हैं, हीट के आगे होते हैं, तो हमारा जो सन एंड हीट एक्सपोजर है उससे हमारी स्किन एज करती है, तो हमें SPF घर में भी यूज़ करना चाहिए। अगर ज़्यादा एक्सपोजर है हमारा, धूप में हम बाहर हैं, तो हर 2 घंटे के बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है डेफिनेटली नेसेसरी होता है। उसके अलावा नाइट क्रीम के तौर पे या रात के वक्त जो इनकी एंटी एजिंग रूटीन हो सकती है, उसमें रेटिनॉल सीरम का इस्तेमाल शुरू कर सकती हैं। कुछ क्रीम्स भी आती हैं जो कि स्ट्रॉन्गर होती हैं, जिनको हम एंटी एजिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स असेस करने के बाद, क्योंकि वो इरिटेट कर सकती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो वो हम पेशेंट को प्रॉपर्ली गाइड करते हैं स्किन देखने के बाद कि इनको क्या यूज़ करना चाहिए। लेकिन रेटिनॉल की तरफ जा सकती है, हाँ जी, रेटिनॉल सीरम और जो रेटिनॉइड्स हैं वो हमारी स्किन में एंटी रिंकल या एंटी एजिंग के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह लेने चाहिए, ऑरली विटामिन C हो गया, विटामिन E हो गया, CQ10 हो गया, ये वो सब चीज़ें हैं जो ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, उनके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स रिमूव करते हैं हमारे अंदर से। तो वो ज़ाहिर है वो सब चीज़ें जो हम खाते हैं, जो हम विटामिन्स लेते हैं, वो भी हमारी एंटी एजिंग में जो हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, और एक हर्बल नुस्खा जो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी, आप प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो अंडा है वो आपने खाना भी है, हर हाल में कोशिश करें 3 खा जाए, 4 खा जाए, 2 खा जाए, मगर अंडा ज़रूर खाएं। और एक अंडे का मास्क मेरे YouTube चैनल पे है, वो प्लीज़ जाके एक बार देखिएगा ज़रूर। वो पूरा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया ने ना उस पर मुझे बहुत दुआएं दी हैं, आपको अच्छा लगेगा, मैं भी यूज़ करती हूँ। और उसका जो तौर तरीका है ना वो बस सही इस्तेमाल कीजिएगा, एग्जैक्टली उसमें बताया हुआ है, वो कीजिएगा, तो वो एक बार जाके YouTube पर देख लें, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है,